हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शंस के एक्सरसाइज 7B के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग मतलब लार्जर टू स्मॉलर, लार्ज टू स्मॉल। बड़े नंबर को सबसे पहले लिखना है और उससे छोटा उसके बाद लिखना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है। तो ऐसे में चाहे आपको बड़ी वैल्यू ढूंढनी हो चाहे आपको छोटी वैल्यू ढूंढनी हो, सबसे पहला वर्क ये है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी सिखाए थे। तो आप ये देखेंगे सबसे पहले कि न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर किसी में सेम वैल्यू दी है या नहीं दी। कहीं एक प्लेस पर या तो फिर न्यूमरेटर में सारी सेम होनी चाहिए या फिर सारी डिनोमिनेटर में सेम होनी चाहिए। कहीं ना कहीं तो सेम होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी, ना तो न्यूमरेटर में सेम हो और ना ही डिनोमिनेटर में सेम हो, अगर ऐसा होगा तो हमें खुद बनानी पड़ती हैं सेम। तो हमें यहाँ सबसे पहले ए पार्ट में क्या क्या नंबर्स दिए हैं वो हम लिख लेते हैं। पहला फ्रैक्शन है 2/9, सेकेंड है 8/9, 6/9, 7/9 और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे हम चेंज कर लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 में ऊपर वाला 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 13/9। तो ये सब आपके फ्रैक्शंस दिए हैं। तो सबसे पहला वर्क ये है कि आप ये देखो कि या तो न्यूमरेटर में सेम होने चाहिए या डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर आपको सेम जो दिखाई देंगे वो नीचे दिखाई देंगे सेम सब में क्या है नीचे 9, यानी हम सारे नंबर्स को डिवाइड 9 से कर रहे हैं। तो जब नीचे की वैल्यू सेम होती है, ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूँ, पहले भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर डिनोमिनेटर में सेम होता है यानी कि हम सेम वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, तो बड़े नंबर को डिवाइड करने पे आंसर बड़ा बनेगा, छोटे नंबर को डिवाइड करने पे आंसर छोटा बनेगा। तो हमें यहाँ जब नीचे सेम दे रखे हैं तो हमें एलसीएम लेकर सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन डायरेक्टली राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एक हेडिंग लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी है आपने। कौन सी वैल्यू लिखनी है? सबसे बड़ी वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है यहाँ पर नीचे तो सेम है, सेम से डिवाइड करने पे आंसर उसमें बड़ा बनेगा जिसमें ऊपर की तरफ बड़ी वैल्यू हो। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो 13/9 सबसे बड़ी वैल्यू है। क्वेश्चन में 13/9 की जगह कुछ और दिया था, हम उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं कि 13/9 किसकी हेल्प से बना था? मिक्स फ्रैक्शन में दिया था ना, उसकी हेल्प से बना था, तो हम वो लिख देते हैं। सबसे बड़ा नंबर तो ये है, कॉमा। इससे छोटा वो होगा जो 13 से छोटी वैल्यू दिया है। यहाँ 13 से छोटी वैल्यू यहाँ पर 8 वाली है, तो दूसरे प्लेस पर 8/9 आएगा, तीसरी प्लेस पर 7/9, फिर 6/9, फिर एट लास्ट 2/9। तो सबके नीचे जब सेम होते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है? जिसमें न्यूमरेटर में बड़ा आंसर दिया होगा उसको ही हम सबसे पहले लिखेंगे, वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है ना? तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में पार्ट नंबर ए। अब देखो पार्ट नंबर बी। 15/13, 15/17, 15/19, 15/21, 15/16। ये सब नंबर्स, ये सब फ्रैक्शंस आपको दिए हैं और आपको इनमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो यहाँ पर भी आप पहले ये फाइंड करो क्या न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर किसी एक प्लेस पर सेम डिजिट्स दी हैं या नहीं दी। तो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको सब सेम न्यूमरेटर में मिलेंगे, ऊपर सेम लिखा है। पिछले पार्ट में क्या था? नीचे सेम थे। तो जब नीचे सेम थे तो हमने सेम वैल्यू से डिवाइड करा था। तो जब बड़े नंबर को सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आंसर बड़ा बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में सेम नहीं है, यहाँ पर न्यूमरेटर में सेम है। तो जब न्यूमरेटर में सेम होते हैं ना, यानी कहने का मतलब है हम हर बार 15 को ही डिवाइड कर रहे हैं। एक बार 15 को डिवाइड करा छोटी वैल्यू से 13 से, तो 15 को छोटी वैल्यू से, देखो ये 15 है, सपोज मैं इसको 2-3 बार डिवाइड कर लेता हूँ अलग अलग नंबर से 15 को। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इनसे हट के, ये एक एग्जाम्पल है।
हम 15 को 3 नंबर से डिवाइड करते हैं। एक बार तो सबसे छोटे 1 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद उससे बड़े 3 से डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़े 5 से डिवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ 3 नंबर्स से 15 को डिवाइड किया है। तो जब हम सबसे छोटे से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 1 के टेबल में 15 जा होता है, 1 15 जा 15। 3 के टेबल में 15 कितने जा आता है, 3 5 जा 15। 5 के टेबल में 15 कितने जा होता है, 5 3 जा 15। तो हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व करा, जब हमने छोटे नंबर से डिवाइड करा था 15 को, तो आंसर लार्जर बना, बड़ा वैल्यू बनी। फिर हमने अगर बड़ी वैल्यू ली डिवाइड करने के लिए, 15 को किससे डिवाइड करा, पिछली बार 1 से किया था, इस बार थोड़ी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करा, तो आंसर थोड़ा सा स्मॉल हो गया। पिछली बार आंसर 15 आया था, इस बार आया 5। लेकिन अगर हम 1 से भी ना करें, 3 से भी ना करें, और बड़ी वैल्यू से डिवाइड करें, देखो 15 को फिर दोबारा डिवाइड करा किससे, बड़ी वैल्यू से, तो जितनी बड़ी वैल्यू से 15 को डिवाइड किया जा रहा है, आंसर उतना छोटा होता जा रहा है। यही तो ऑब्जर्व कर रहे हो ना, देखो छोटे से डिवाइड करा था तो आंसर बड़ा बना, और बड़ी वैल्यू से डिवाइड करा तो आंसर छोटा हो गया, और बड़ी वैल्यू ली तो आंसर और छोटा हो गया। दैट मीन्स अगर ऊपर सेम होता है तो जब हम सेम वैल्यू को डिवाइड करते हैं, अगर छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर बड़ा बनेगा, जितनी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे आंसर उतना छोटा होगा। तो यहाँ पर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में हेडिंग लिखनी है। पहले तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू आप कैसे ढूंढेंगे इनमें, देखो ऊपर तो सेम है, सबसे बड़ी वैल्यू वो होगी जिसमें हम डिवाइड छोटे से करेंगे। मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, देखो ये बड़ा आंसर कब आया था, बड़ा आंसर तब आया था जब हमने 15 को छोटे से डिवाइड करा था। तो यहाँ 15 को ही डिवाइड किया जा रहा है। सबसे छोटा नंबर कौन है जो 15 को डिवाइड कर रहा है, ये वाला 13। 13 से छोटा कोई है ही नहीं यहाँ। तो जब हम 15 को छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर बड़ा बनेगा। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 15/13 है। अब 15/13 सबसे बड़ा था, तो इससे छोटा कौन होगा, जैसे जैसे आप वैल्यू नीचे बढ़ाते जाओगे आंसर छोटा होता जाएगा। देखो सबसे छोटा नंबर 13 था तो आंसर सबसे बड़ा बना, 13 से बड़े से डिवाइड करोगे तो आंसर छोटा हो जाएगा। 13 से बड़ा यहाँ पर कौन दिख रहा है, 13 से बड़ा है 16 वाला, तो आप लिखोगे 15/16 छोटा हो जाएगा। और बड़ी वैल्यू लेते हैं, 16 की जगह हम लेते हैं 17, तो आंसर और छोटा हो जाएगा। 17 की जगह अगर हम ले लेते हैं 19 और बड़ी वैल्यू, तो आंसर जो है बड़ी वैल्यू से डिवाइड करके और स्मॉलर हो जाएगा, और बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर और स्मॉलर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, 15/13, फिर 15/16, 15/17, 15/19, फिर 15/21। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है अगर ऊपर सेम होंगे, जब न्यूमरेटर सेम होगा तो उल्टा देखा जाएगा। उल्टा देखा जाएगा मतलब डिसेंडिंग में आपको बड़ा लिखना है, लेकिन हम बड़ा लिखने के लिए नीचे छोटा वाला लिख रहे हैं। देखो उल्टा लिया ना, डिसेंडिंग ऑर्डर कहता है कि सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिखो, लेकिन हमने जब ऊपर सेम थे तो नीचे बड़ी ना लिखे छोटी ली, अपोजिट लिया। वो कह रहा है कि बड़ा लिखो, बट हम लिख रहे हैं छोटा वाला। कब, जब न्यूमरेटर सेम होंगे। तो इस तरह से आप ये याद रख लें क्या कि अगर न्यूमरेटर में सेम आए तो आपको नीचे बड़ी वैल्यू नहीं लिखनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग का मतलब बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू लिखने के लिए नीचे छोटी ली जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ पार्ट नंबर सी पे। 11/17 ये जो है इसे मिक्स्ड में दिया है, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। 17 3 जा करोगे तो 51 + 1 52/17, 19/17, 17 2 जा 34, 34 में 2 जोड़ेंगे 36, इसे भी बदल लिया हमने मिक्स्ड को, और यह है 65/17। यहाँ पर भी आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऊपर सेम नहीं है नीचे सेम है। देखो कहाँ सेम है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में जब सेम होता है ना तो आपको उल्टा नहीं लेना होता। देखो यहाँ न्यूमरेटर सेम थे तो हमने उल्टा फॉलो करा था। वो कह रहा था बड़ा लिखो, लेकिन हम छोटा वाला देख रहे थे। इसमें क्या करेंगे, इसमें नीचे सेम है डिनोमिनेटर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी है। तो इसमें उल्टा फॉलो नहीं करना, सबसे बड़ा वही होगा जिसमें ऊपर की तरफ सबसे बड़ी वैल्यू हो। नीचे सेम है ना, जब नीचे सेम होंगे ना तो जिसमें ऊपर की तरफ सबसे बड़ी वैल्यू लिखी होगी वही सबसे बड़ा नंबर होगा। तो कौन है इनमें सबसे बड़ा, 65 वाला। तो 65/17, 65 से छोटा कौन है,
52 अपॉन 17, जबकि क्वेश्चन में 52 नहीं था, क्वेश्चन में 52 की जगह मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया था, तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं 52 जो हमने बनाया था वो 3 होल 1 अपॉन 17 की हेल्प से बनाया था, कॉमा 52 से छोटा नंबर कौन है 36, तो 36 अपॉन 17, और ये जो 36 अपॉन 17 था ये क्वेश्चन में किसकी हेल्प से बना था, इसकी हेल्प से, तो ब्रैकेट में लिख दो 2 होल 2 अपॉन 17 था ये। 36 के बाद 19 वाला आएगा 19 अपॉन 17, और एट लास्ट सबसे छोटा नंबर 11 अपॉन 17। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर सी का। तो इस तरह से आप ये तीनों पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन वही है, बस ऑर्डर उल्टा हो गया है। पिछले वाले में हमने लिखा था डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग में हमने सबसे पहले लार्जर वैल्यू लिखी थी। अब है असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्मॉलर वैल्यू लिखेंगे। ए पार्ट कैसे होगा देखो, 6 अपॉन 7, 5 अपॉन 7, 4 अपॉन 7, इसे कन्वर्ट कर लो, 7 टू जा 14, 14 में 3 जोड़ोगे 17 अपॉन 7, 15 अपॉन 7। सबसे पहला वर्क वही है, आपको देखना है नीचे सेम है या ऊपर, तो यहाँ पे कहाँ सेम दिए हैं, नीचे। और जब नीचे डिनोमिनेटर में सेम होते हैं ना, तो हमें उल्टा फॉलो नहीं करना होता, जैसा लिखना है वैसा ही लिखेंगे। असेंडिंग का मतलब पहले आपको असेंडिंग में कौन लिखना होता है, अब पहले तो हेडिंग लिख लो आप, असेंडिंग ऑर्डर। हेडिंग लिखने के बाद असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आप पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखो। तो जब नीचे सेम होते हैं ना, डिनोमिनेटर वाले सेम, तो हमें उल्टा फॉलो नहीं करना होता। असेंडिंग ऑर्डर कह रहा है कि आप पहले छोटा वाला नंबर लिखो, तो आपको छोटा वाला ही ढूंढना है, उल्टा नहीं करना। छोटा वाला कौन दिख रहा है इन सब में, 4। उससे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, 4 से 5। 5 से बड़ा कौन सा दिख रहा है, 6 अपॉन 7। उससे बड़ा नंबर है 15 अपॉन 7, और एट लास्ट सबसे बड़ा नंबर कौन है, 17 अपॉन 7। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए 10th का। अब आ जाते हैं 10th के बी पार्ट पे। पहला फ्रैक्शन है 14 अपॉन 21, दूसरा है 17 अपॉन 21, तीसरा है 12 अपॉन 21, चौथा नंबर है 22 अपॉन 21, और ये जो है ये मिक्स्ड है, इसे बदल लेते हैं। 21 की 1 से तो मल्टीप्लाई करें, 21 1 या 21, और 2 को ऐड कर दें, तो 21 + 2 23 अपॉन 21। तो ये हमने सारे फ्रैक्शंस लिख लिए हैं, और इसमें भी वही बात है जो ए में थी, क्या, नीचे डिनोमिनेटर में सेम है। और जब डिनोमिनेटर में सेम होता है ना, तो उल्टा फॉलो नहीं करना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आता है, और डिनोमिनेटर में सेम होने की वजह से हमें सेम कंसेप्ट फॉलो करना है। क्या, छोटा लिखना है तो हम छोटा नंबर ही ढूंढेंगे, उल्टा नहीं ढूंढेंगे। उल्टा तब ढूंढना होता है जब ऊपर की तरफ सेम दिए हों नंबर्स। तो इसमें तो डिनोमिनेटर में सेम थे, तो डिनोमिनेटर में सेम होने में छोटा नंबर वही होगा जिसके न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू होगी। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 12 वाली, तो आंसर हो गया 12 अपॉन 21। 12 से बड़ा नंबर कौन है, 14, 14 से बड़ा है 17, 17 से बड़ा है 22, और लास्ट में 23 सबसे बड़ा नंबर है। और 23 बना कैसे था, 23 बना था मिक्स्ड फ्रैक्शन से, तो ब्रैकेट में लिख दो 23 क्वेश्चन में नहीं था, वो मिक्स्ड दिया था, तो हम मिक्स्ड ही लिख रहे हैं, 1 होल 2 अपॉन 21। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर बी का। अब देखें पार्ट नंबर सी, 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 11, 5 अपॉन 9, 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 10। हेडिंग है, हमें क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्मॉलर टू लार्जर नंबर, छोटे से बड़ा। लेकिन यहाँ पर इस पार्ट में न्यूमरेटर में सेम है, डिनोमिनेटर में सेम नहीं है, ऊपर सेम है, मतलब सेम नंबर को डिवाइड किया जा रहा है। कभी तो बड़े नंबर से डिवाइड किया जा रहा है और कभी छोटे नंबर से। तो जब सेम वैल्यू को अगर डिवाइड करें छोटे से, तो छोटे से डिवाइड करके आंसर बड़ा बनता है। एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था, चलो यहाँ भी ले लेते हैं।
यहाँ पर हम 555 दिया हुआ है, ठीक है ना। 5 को एक बार छोटी वैल्यू से डिवाइड करके देखें, छोटी वैल्यू लेट्स टेक 1, 1 एक छोटा नंबर है, और दूसरी बार 5 को एक बड़ी वैल्यू से डिवाइड करा जाए, बड़ी वैल्यू ले लेते हैं चलो 5। 1 के टेबल से 5 कितने टाइम्स कटेगा, 1 5 जा 5, तो आंसर क्या आया, 5 आया। 5 के टेबल से 5 कितनी बार कटेगा, 5 1 जा 5, तो आंसर क्या आया, 1। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, 5 को जब छोटे से डिवाइड किया तो आंसर क्या बना, बड़ा बना, और लेकिन जब बड़े से डिवाइड किया ना, 5 बड़ा वैल्यू थी, 1 से बड़ी तो है ना 5, तो बड़ी वैल्यू से डिवाइड करके आंसर छोटा हो गया। तो यहाँ भी वही फॉलो करना है, 5 को डिवाइड कर रहे हैं, जब छोटे से डिवाइड करेंगे तो आंसर बड़ा होगा, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। असेंडिंग कहता है कि आप पहले छोटी वैल्यू लिखो, तो छोटी वैल्यू देखने के लिए आप उल्टा फॉलो करोगे, क्या, जिसके नीचे बड़ा होगा ना नंबर वो छोटा होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर यहाँ कौन सा दिख रहा है, तो सबसे छोटा नंबर फ्रैक्शन में वो होगा जिसके नीचे सबसे बड़ी वैल्यू है, दैट इज़ 5/12। नहीं, सबसे बड़ी कौन है, 13 है, सॉरी 12 नहीं है 13। 5/13 सबसे बड़ा दिख रहा है, बट एक्चुअली में ये सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि 5 को हम जब बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर छोटा बन जाता है। फिर उसके बाद आएगा 5/12। जैसे जैसे वैल्यू घटती जाएगी नीचे वाली, वैसे वैसे असेंडिंग ऑर्डर में आंसर क्या होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा। जब बड़े से डिवाइड करा था तो आंसर छोटा था, छोटे से डिवाइड करेंगे तो आंसर बड़ा हो जाएगा, और छोटे से डिवाइड करेंगे तो आंसर और बड़ा हो जाएगा। तो 12 के बाद 11 वाला लेंगे, 11 के बाद 10 वाला, 10 के बाद 9 वाला। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर सी का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पहला पार्ट देखें, 2/3, 5/6, 7/9। तो यहाँ पर ये 3 फ्रैक्शंस दिए हैं आपको, और आपको कहा गया है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में करो, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में करे थे। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में एक ख़ास बात ये थी कि उनमें या तो न्यूमरेटर वाले सेम होते थे या फिर डिनोमिनेटर वाले। इसमें ना तो ऊपर की साइड न्यूमरेटर वाली वैल्यू सेम है और ना ही नीचे वाली डिनोमिनेटर की, तो ऐसे में आपको नीचे डिनोमिनेटर में सेम बनाना होगा। नीचे, ऊपर नहीं बनाएंगे, नीचे सेम बनाएंगे। कैसे सेम बनाएंगे, देखो 3 है, 6 है, 9 है, 3, 6 और 9, ये 3 नंबर हैं। अब इन 3 का एलसीएम ले लो। एलसीएम आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है कि एलसीएम किस तरह से फाइंड किया जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। वही सेम मेथड आपको यहाँ भी फॉलो करना है। तो आपको करना क्या है, 3 का, 6 का और 9 का एलसीएम लेना है। तो मैं आपको एक शॉर्ट वे भी बताता हूँ एलसीएम फाइंड करने का। उसमें तो हमने 3, जो प्रीवियस एक्सरसाइज पढ़ी थी ना एलसीएम वाली, उसमें हमने 3 को अलग निकाला था, 6 को अलग प्राइम फैक्टर से निकालते हैं, 9 को अलग प्राइम फैक्टर से। अगर आपको वही करना है तो वो भी कर सकते हैं, वरना एक मेथड और है, उसमें आपका थोड़ा टाइम बचता है। चलिए हम पुराने वाले मेथड से ही करते हैं जो आपने सीखा हुआ है। न्यू मेथड नेक्स्ट क्लास में आएगा, वो 6th में, तो आप तभी सीखें उसे, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको वही मेथड सेम बताता हूँ जो मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में सिखाया था। सबसे पहले हम 3 का प्राइम फैक्टर लेंगे, फिर 6 का लेंगे, फिर 9 का लेंगे। 3 1 जा 3, 6 का करते हैं। 6 जो है ना 3 के टेबल से तो होता है, बट पहले हम छोटे टेबल से करते हैं। प्राइम नंबर 2 है सबसे छोटा, 2 3 जा 6, उसके बाद 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। अब 9 की बारी है। 9 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा। तो हमने यहाँ सबसे पहले 3 का प्राइम फैक्टर लिया, तो 3 के प्राइम फैक्टर में सिर्फ एक सिंगल 3 आया। फिर हमने 6 का प्राइम फैक्टर लिया, तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 वैल्यू आई, एक 2, फिर मल्टीप्लाई 3। फिर हमने लिया 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 टाइम्स 3 आया। और हमने फाइंड करना क्या है, एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, हर वैल्यू को लिखा जाता है, बट जो मैक्सिमम टाइम्स आती है ना उसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन है, 2, और सबसे ज़्यादा बार 2 कहाँ दिख रहा है, यहीं दिख रहा है जो मैंने सर्कल करा है। इससे ज़्यादा बार 2 तो कहीं है नहीं, तो एलसीएम में एक तो 2 आ गया। दूसरा नंबर जो 2 से बड़ा दिख रहा है वो प्राइम फैक्टराइजेशन में वो कौन है, 3। 3 सबसे ज़्यादा बार कहाँ आया, 3 सबसे ज़्यादा बार यहाँ आया 2 टाइम्स, और किसी में तो 3 2 टाइम्स था ही नहीं, यहाँ पे भी 1 टाइम 3 था,
यहाँ पे भी 1 टाइम 3 था, तो ज़्यादा टाइम यहाँ है ना 9 में, तो हम दोनों 3 यहाँ लिखेंगे। एलसीएम में ज़्यादा टाइम वाला लेना होता है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा कि हमने एलसीएम जो फाइंड करा ना वो कितना आया, 18 आया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने, नेक्स्ट स्टेप ये है आप इन सब के डिनोमिनेटर में 18 बना लो। कैसे बना लो, मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ाए थे इसी एक्सरसाइज में, ध्यान होगा आपको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में क्या हो, इक्वल हो। लाइक फ्रैक्शन पढ़ा था ना आपने, लाइक फ्रैक्शंस पढ़े थे आपने, तो लाइक फ्रैक्शन में क्या पढ़ाया था, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं। इक्विवेलेंट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट तो वो होते हैं जो पूरे सेम होते हैं, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। हम तो इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाले सेम होते हैं, ऊपर वाले नहीं, ठीक है ना। तो हम इन्हें लाइक में कन्वर्ट करते हैं। पहला फ्रैक्शन क्या था, 2/3। दूसरा फ्रैक्शन क्या था, 5/6। तीसरा फ्रैक्शन क्या था, 7/9। ये 3 फ्रैक्शन दिए हैं और हम इनको लाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे। लाइक फ्रैक्शन का मतलब इनके नीचे जो नंबर है ना, कौन कौन से नंबर, 3, 6 और 9, इनको ये अलग अलग दिख रहे हैं, हम इनको सेम बनाएंगे। और वो सेम नंबर क्या बनाना है, ये जो एलसीएम है 18। तो आप अच्छे से जानते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने सिखाया था कि लाइक फ्रैक्शन में किस तरह बदला जाता है। 3 से 18 अगर बनाना हो तो 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 6 जा 18। तो लाइक फ्रैक्शन में जब हमें नीचे 18 बनाना है तो नीचे 6 से मल्टीप्लाई करी है, तो ऊपर भी किससे करनी पड़ेगी, 6 से। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में ये सिखाए थे, क्वेश्चन नंबर 4 था आई थिंक, तो मैंने उसमें आपको सिखाया था कि हमें जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी उसी से ऊपर भी करेंगे। तो आंसर आ गया ये 12/18। यहाँ भी वही वर्क करना है, क्या, नीचे वाली वैल्यू जिसका हमने एलसीएम लिया था 6 का, उसको एलसीएम का आंसर क्या आया था, 18 आया था, तो उसको 18 बना दो। तो 6 को अगर 18 बनाना पड़े तो आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 3 से, तो 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो जब नीचे 3 से करी तो फिर ऊपर भी 3 से करोगे, तो 5 3 जा क्या हो गया, 15, और 6 3 जा क्या हो गया, 18। अब इसमें आ जाओ, इसमें भी वही वर्क करना है। क्या करना है, नीचे 9 है, 9 को अगर एलसीएम वाली वैल्यू 18 आई थी, 9 को अगर 18 बनाना हो तो आप 9 × 2 करोगे, 9 2 जा 18, तो ऊपर भी 2 से करनी पड़ेगी। तो 7 2 जा हो जाएगा 14 और 9 2 जा हो जाएगा 18। अब यहाँ आप चेक कर लो, ये जो तीनों के तीनों आए ये लाइक फ्रैक्शन है। मैं इन्हें लाइक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तीनों के नीचे क्या है, 18 18 है। अब आप इन्हें आराम से असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। और आप जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर में पहले तो छोटी वैल्यू आती है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले आप स्मॉलर वैल्यू लिखेंगे, लार्जर नहीं लिखेंगे। तो क्या करना है आपने, आप सबसे स्मॉलर देखो, नीचे तो सेम है सबके, नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में तो सबके सेम है। तो छोटा नंबर कौन है यहाँ, 12 15 और 14 में सबसे छोटा कौन है, 12 वाला। तो 12/18 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है 14/18, और फिर उससे बड़ा है 15। ठीक, ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया। लेकिन अब इनकी एक्चुअल वैल्यू लिखनी है जो क्वेश्चन में दी थी। ये तो मैंने वो लिख दी जो हमने बनाई है मल्टीप्लाई करके। अब इनकी एक्चुअल वैल्यू, ये 12 वाला जो है ना, ये 12 वाला नंबर 12/18, ये किससे बना था, 2/3 से बना था। तो यानी असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या है, 2/3। दूसरा नंबर 14/18 था, 14/18 जो है वो किसकी हेल्प से बना था, 7/9 की हेल्प से। तीसरा नंबर क्या है, 15/18, तो 15/18 किसकी हेल्प से बना था, 5/6 की हेल्प से। तो ये हो गया फाइनल आंसर 11th के ए पार्ट का। तो क्वेश्चन में बोला था असेंडिंग ऑर्डर लिखो, तो ये वो आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया है। पहले हमने सबसे छोटा लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये एक पहला मेथड था। अगर आपको ऐसे समझ आता है तो ऐसे करें, अदरवाइज़ एक मेथड और है जिस मेथड से मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 8 सिखाया था, 7 और 8, उससे भी कर सकते हो। देखो कैसा मेथड है वो भी मैं सिखा देता हूँ, और एक मेथड और है उससे भी करके दिखा देता हूँ। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 या 7 या 8 में करा था वो सेम मेथड यहाँ भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एलसीएम फाइंड करना ही करना है। ये
ये सारा स्टेप एलसीएम वाला ये तो यहाँ भी आप करके दिखाएंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 18 आएगा, वो हमने यहाँ ऑलरेडी फाइंड कर रखा है। अब आप क्या करेंगे, इतना सारा वर्क अगर आपको करने में दिक्कत हो रही है तो आप एक काम कर लें, पहले तीनों नंबर लिख लें। तीनों नंबर कौन से, 2/3, 5/6, 7/9, ये तीनों लिख लिए। एक बड़ा सा अपॉन खींचे, उस अपॉन के नीचे एलसीएम वाली वैल्यू लिख लें। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको 8th भी सिखाया था, तो आपको ध्यान आ जाएगा अभी। तो हमने क्या करा, अगर तीनों का एलसीएम लेने के बाद जब आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो पहले तो तीनों का एलसीएम लिया नीचे वाली वैल्यू का, और एलसीएम आ गया 18। उसके बाद हमने क्या करा कि तीनों नंबर जो फ्रैक्शन वाले दिए थे उन्हें नोट करा। तीनों को नोट करने के बाद जो एलसीएम आया था उसे अपॉन के नीचे लिख दिया। अब 3 कितने जा 18 होता है, 3 6 जा 18, तो 6 को मल्टीप्लाई ऊपर वाले 2 से करो, कॉमा लगाओ। 6 के टेबल में 18 कितने जाता है, 6 3 जा 18, तो 3 को मल्टीप्लाई ऊपर वाले 5 से करो, कॉमा। 9 कितने जा 18 होता है, 9 2 जा 18, 2 को मल्टीप्लाई ऊपर वाले 7 से करो। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो। 6 2 जा क्या होता है 12, 5 3 जा क्या होता है 15, 7 2 जा क्या होता है 14, और अपॉन में क्या है 18। अब क्या करना है, ये जो अपॉन में 18 है ना, ये तीनों के नीचे अलग अलग लगा दो। 12/18, 15/18, 14/18। देखो ये 3 नंबर वही आ गए जो यहाँ बनाए थे हमने, देखो ये और ये वही आ गए ना, बिल्कुल सेम। तो ये एक दूसरा मेथड है जो आपको इजी लग रहा है, आप वो फॉलो करें। वैसे मैंने ये आपको मेथड जो दूसरा वाला अभी सिखा रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन 8 में सिखाया था, तो बेटर होगा कि आप यही वाला मेथड फॉलो कर लें, ठीक है ना। तो ये इजी पड़ेगा आपको। अब हम असेंडिंग ऑर्डर हेडिंग लिखते हैं, वी विल राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा इनमें कौन है, 12/18, उससे बड़ा कौन है 14/18, उससे बड़ा कौन है 15/18। अब इनके नीचे इनकी क्वेश्चन वाली वैल्यू लिखनी होती है। ये तो वो हैं जो हमने बनाई थी। 12 जो है ना 12, ये किसकी मदद से बना था, 2/3 की मदद से। 14 जो है 14, ये 14 किसकी मदद से बना था, तीसरा वाला 7/9 की मदद से। 15/18, 15 वाला किससे बना था, 15 वाला बना था मिडिल 5/6 की मदद से। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर ए करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर बी। फाइव अपॉन 8, 3/4, 7/8, 2/4, ये 4 फ्रैक्शन दिए हैं। सबसे पहला वर्क मैंने आपको क्या सिखाया, या तो ऊपर सेम बनाओ या नीचे सेम बनाना इजी पड़ता है, नीचे बनाएंगे सेम। तो उसके लिए आपको 8 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ भी लिया था ना 3 6 और 9 का, यहाँ पर 8 4 है, फिर दोबारा से 8 4 आ गया। तो दो बार लेने की जरूरत नहीं है, बस एक ही बार यूज़ करो। एक बार 8 और दूसरी बार 4। 2 कितने जा 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, ऐसे यहाँ करो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वर्क ये है कि आप एलसीएम लिखने के लिए पहले 8 का प्राइम फैक्टर लिखो। 2 × 2 × 2 आया, ये 3 बार आया था। 4 में लिखोगे 4 में आया 2 × 2। लेकिन जब हम एलसीएम लिखते हैं ना तो हम ज़्यादा बार वाला देखते हैं। इसमें 2 2 बार है और इसमें 2 3 बार है, तो ज़्यादा इसमें है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, दैट इज़ 8। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, यहाँ मैंने दूसरा मेथड जो सिखाया था और के बाद वाला, उसी से करेंगे हम। ये इजी पड़ेगा आपको क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 8 में सिखाया था ये मेथड, ठीक है ना। तो ये और वाला मेथड जो है दूसरा, ये वाला मेथड यूज़ करेंगे हम, ठीक है। देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम तीनों फ्रैक्शन लिख लेते हैं, सॉरी 4 है यहाँ, 4, ये चारों लिख लेते हैं। 5/8, 3/4, 7/8, 2/4। इन चारों को लिखने के बाद आप एक बड़ा सा अपॉन खींचें और उसके नीचे एलसीएम वाली वैल्यू जो आपने बनाई थी 8 वो लिख दें। एलसीएम क्या आया था 8। अब 8 के टेबल में 8 देखेंगे, 8 कितने जा 8 1 जा, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 5 से, कॉमा। 4 कितने जा 8 होता है 2 जा, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 3 से। 8 कितने जा 8 होता है, नीचे वाले का टेबल नीचे वाले में ही पढ़ना है। 8 1 जा 8, 1 की ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई। 4 कितने जा 8 होता है, 4 2 जा 8, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट वर्क क्या है, इनको आप मल्टीप्लाई करके लिख लो। 1 × 5 होगा 5, 2 × 3 6, 1 × 7 7,
और 2 इंटू 2 4, अपॉन में क्या है 8। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है आप इन सबको अलग अलग लिखो। 5 के नीचे भी 8, 6 के नीचे भी 8, 7 के नीचे भी 8, 4 के नीचे भी 8। फिर आप एक हेडिंग डालो कि आप जो है असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हो। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है, सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा कौन है इनमें, 4 वाला, 4/8। उससे बड़ा कौन है, 5 वाला, तो आ जाएगा 5/8। फिर आएगा आपका 6/8। फिर आएगा आपका 7/8। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, लेकिन ये तो वो वैल्यू है जो हमने बनाई थी। अब इनकी एक्चुअल वैल्यू जो क्वेश्चन में थी वो भी लिखेंगे आप। तो एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में 4/8, 4 वाला किससे बना था देख लेते हैं। 4 ये आखिरी वाला है 4, तो आखिरी वाला बना था 2/4 से। 4/8 के बाद है यहाँ 5/8, तो 5 वाला 5/8 सबसे पहले बनाया था 5। देखो ये बनाया था ना 5, ये 5 किसकी मदद से बनाया था, 5/8 की मदद से। तीसरा नंबर है 6/8, तो 6 वाला ये रहा दूसरी प्लेस पर, तो 6/8 किसकी मदद से बना था, 3/4 से। 7/8, 7 वाला हमने कहाँ बनाया था, 7 वाला तीसरे नंबर पे बनाया था। तीसरा वाला क्या है, 7/8 ही है। तो फाइनल आंसर हो गया 2/4, 5/8, 3/4 एंड 7/8। तो इस तरह से आप ये 11th का ए और बी पार्ट करेंगे। सेम वे में आप ये पार्ट नंबर सी भी करेंगे। ये मैंने सी का सॉल्यूशन कर दिया है। सबसे पहले हमने यहाँ क्या करा है, वही स्टेप्स जो हमने प्रीवियस पार्ट्स में करे थे। जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनमें से जो सेम है उनको तो छोड़ दें। जैसे ये 5 5 2 बार आ रहा है तो एक ही बार काउंट करेंगे। 5 का, 10 का और 15 का एलसीएम लेंगे। तो ये मैंने एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम निकाल प्राइम फैक्टर लेने के बाद सबसे छोटा नंबर इन सब में कौन है, 2। सबसे ज़्यादा 2 यहीं दिख रहे हैं एक बार, तो एलसीएम में 2 एक बार आ गया। सबसे ज़्यादा 3 सिर्फ यहाँ दिख रहा है एक बार, तो उसे भी लिख दिया। सबसे ज़्यादा 5, सब में एक एक 5 है। इसमें भी एक ही 5 है, इसमें भी एक ही 5 है, इसमें भी एक ही। तो हमने भी कितने 5 लिखे हैं, जितने ज़्यादा होते हैं उतने ही लिखने होते हैं। एक से ज़्यादा तो कहीं है ही नहीं, तो इसलिए हमने भी एक ही लिखा। फिर एलसीएम 30 आ गया। 30 लिखने के बाद जितने फ्रैक्शंस दिए थे वो सब नोट करें। अपॉन के नीचे एलसीएम की वैल्यू 30 लिखी। फिर टेबल पढ़ के जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था उसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में हमने सारे लिख दिए। तो ये हो गया आपका 11th का सी पार्ट। अब आ जाते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन भी आपका सेम है, बस फ़र्क इतना है यहाँ पर आपसे कहा है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखोगे, आप तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। तो ऑर्डर ही तो चेंज हुआ है, स्टेप्स नहीं बदलेंगे। क्वेश्चन वैसे ही है। देखो ये क्वेश्चन था, दिन ना तो ऊपर सेम है सारे ना नीचे सेम है सारे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, 4 और 8 का एलसीएम। 2 बार 8 था, लेकिन हम तो एक ही बार लेंगे एलसीएम फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो एलसीएम 8 आ जाएगा। उसके बाद वही सारे स्टेप्स जो हमने अभी 11th के क्वेश्चंस में करे थे, 11th के सारे पार्ट में वही सेम स्टेप फॉलो करा है। बस लास्ट में असेंडिंग ना लिख के डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा। डिसेंडिंग का मतलब पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है ना। बी पार्ट में भी वही सेम स्टेप फॉलो करने हैं। बी पार्ट में 4 फ्रैक्शन दिए थे, 1 2 3 4। पहले तो नीचे सब अलग थे, तो सब का पहले हमने प्राइम फैक्टर फाइंड करके एलसीएम फाइंड करा। ये हमने सारा एलसीएम वाला वर्क करा है। एलसीएम जब 36 आ जाएगा तो एलसीएम वाली वैल्यू अपॉन के नीचे लिखते हैं। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे। देखो पहले फ्रैक्शन के नीचे क्या है, 3 का टेबल 36 में पढ़ेंगे। तो 3 36 कितनी बार आएगा वो आप रफ में डिवाइड करके देख लेना। 3 के टेबल में 36 कितनी बार आएगा वो आप रफ में जब डिवाइड करके देखेंगे तो 12 मिल जाएगा। तो ये मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, ये 12 कैसे आया। 3 का टेबल आपने 30 तक याद करा हुआ है, 3 10 जा 30। तो उससे बड़ी वैल्यू अगर आ जाए तो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तब पता चल जाएगा कितने टाइम आएगा। ठीक है ना। तो सेम स्टेप फॉलो करके आप पार्ट नंबर बी भी करेंगे। सी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपको ए और बी कैसे करने हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो सी पार्ट। पहला फ्रैक्शन है 17/20, दूसरा है 7/10, तीसरा है 3/4 और चौथा है 5/8। ये 4 फ्रैक्शंस हैं। सबसे पहला काम है, ना तो ऊपर सेम है ना नीचे सेम है, तो हम एलसीएम ले नीचे वाले का। 20 10 4 8। सबसे पहले सबसे छोटे टेबल से करते हैं, 2 से। 2 10 जा, फिर दोबारा 2 से हो रहा है तो 2 से करें, 2 5 जा। अब ये 5 से होगा,
2 के टेबल से 10, 2 5 जा 10, 5 के टेबल से होगा 5 1 जा, 2 के टेबल से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 के टेबल से करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। प्राइम फैक्टर तो फाइंड कर लिया, अब लिख देते हैं 20 का आंसर प्राइम फैक्टर फाइंड करके 2 इंटू 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 आया। 4 का आंसर 2 इंटू 2, 8 का आंसर 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप एलसीएम लिखने के लिए सबसे छोटा नंबर 2 जो है सबसे ज़्यादा यहाँ है, इससे ज़्यादा बार कहीं नहीं आ रहा, तो एलसीएम में 2 3 बार लिखो। 2 से बड़ा नंबर 3 है ही नहीं यहाँ पर, 3 तो आ ही नहीं रहा तो छोड़ दो। 3 से बड़ा कौन है? 5, 5 आ रहा है, एक बार इसमें एक बार इसमें, तो सब में एक ही बार आ रहा है तो हम भी एक ही बार लिखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, तो एलसीएम जो आया ना वो आया आपका 40। अब एलसीएम फाइंड करने के बाद आपको क्या करना होता है? अपॉन, पहले तो सारे क्वेश्चन वाली वैल्यू लिखो। क्वेश्चन की वैल्यूज़ क्या थी? ये सब नोट करेंगे आप। 17/20, 7/10, 3/4, 5/8। इन सबको नोट करने के बाद आप क्या करें? आप एलसीएम आप ले चुके थे 40, तो एक अपॉन खींच के नीचे लिख दो 40। 22 जा 40 होता है तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 17 से करेंगे। 10 4 जा 40 होता है, 4 इंटू ऊपर वाला 7। 4 10 जा 40 होता है, 10 इंटू ऊपर वाला 3। 8 5 जा 40 होता है तो 5 इंटू ऊपर वाला 5। इन सबको मल्टीप्लाई करो। 17 2 जा 34, 7 4 जा 28, 10 3 जा 30, 5 5 जा 25 अपॉन 40। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? 40 को सबके नीचे अलग अलग कर दो। 34/40, 28/40, 30/40, 25/40। सबको अलग अलग लिखने के बाद आप डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना था तो डिसेंडिंग ऑर्डर हेडिंग डालें। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ी वैल्यू आती है तो सबसे बड़ी कौन दिख रही है यहाँ? 34, तो 34/40। उससे छोटी 30 वाली है, उससे छोटी 28 वाली है और सबसे छोटी 25 वाली है। अब इनके नीचे इनकी क्वेश्चन वाली वैल्यू लिखनी है। जो आपने 34 बनाया था ना, ये 34 ये किससे बना था? 17/20 से। ये जो आपने 30 बनाया था, 30 कहाँ है? ये वाला, ये तीसरे वाले से बनाया था। 28 यहाँ है दूसरे नंबर पे, तो दूसरे वाले से बनाया था। और जो 25 था वो लास्ट में है, तो 5/8 से बनाया था। तो फाइनल आंसर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया? 17/20, 3/4, 7/10 एंड 5/8। तो इस तरह से आप ये तीनों पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू लोवेस्ट टर्म। रिड्यूस करना है लोवेस्ट में, 3/9 है, तो आपको इसमें सिंपल सेम टेबल से ऊपर भी डिवाइड करना है और नीचे भी डिवाइड करना है। ऐसा टेबल ढूंढे जिसमें दोनों आते हों, 3 भी आता हो और 9 भी आता हो। ये तो छोटी वैल्यू है ना, 3 और 9 कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। अगर बड़ी वैल्यू आती है ना तो हमें उसके लिए थोड़ा वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। इसको तो हम ओरली कर सकते हैं। ऐसा टेबल जिसमें 3 और 9 आ जाए वो है 3 का टेबल। तो हम 3 के टेबल से ऊपर भी कट करेंगे और 3 के टेबल से नीचे भी। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो फाइनली जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया वो आया 1/3। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर बी पे। 8/18, ये भी कोई बड़े नंबर नहीं है, हम इनको भी ओरली कट करेंगे, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना। ऐसा टेबल जिसमें 8 भी आ जाए और 18 भी आ जाए। सबसे पहला तो 2 का टेबल है, 2 के टेबल में 8 भी आता है और 18 भी आता है। 2 से बड़ा अगर और कोई टेबल देखें जिसमें 8 आ जाए और 18 आ जाए तो है ही नहीं ऐसा कोई। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? 8 जो है 4 के टेबल में तो आता है, बट 18 तो नहीं आता ना 4 के टेबल में। हमें तो वो टेबल लेना है जिसमें दोनों आ जाए। 8 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, तो हम 2 से कट करते हैं। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब अगर दोबारा कट हो रहे हों तो इन्हें कट कर लो, अगर नहीं होंगे तो यही आंसर है। देखो ज़रा 4 है, 4 किसके टेबल से कटता है आप बताओ, आप सोचो खुद। 4 जो है
या तो 2 के टेबल से कटता है, बट 9 तो नहीं कटेगा ना, तो हम नहीं काटेंगे 2 के टेबल से, हमें तो दोनों कट करने हैं। 4 जो है 4 के टेबल से कटता है, 9 तो नहीं कटता 4 के टेबल से। दैट मीन्स फाइनल आंसर यही है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लोवेस्ट टर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लोवेस्ट टर्म को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहा जाता है, तो ये याद रखें आप। तो 4/9 सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, इसको हम और लो नहीं कर सकते, तो यही लोवेस्ट टर्म है, ठीक है ना। अगला देखो सी, 21/14। आप ऐसा टेबल ढूंढो जिसमें दोनों आ जाए। टेबल तो आपने याद कर ही रखे हैं। 14 किस किस के टेबल में आता है, आप छोटा नंबर देखा करो, इनमें दोनों में छोटा कौन है, 14 है। 14 जो है ना वो सबसे छोटा 2 के टेबल में आता है। 2 के बाद 3 के में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में। बस ये दो ऐसे टेबल हैं जिसमें 14 आता है, और 7 के टेबल में तो 21 भी आता है। हम बड़े नंबर से काटेंगे, बड़े नंबर से, ठीक है ना। 2 और 7, 2 के टेबल में तो नहीं आता 21, हमें तो वो टेबल लेना है जिसमें दोनों आ जाएं। 7 में दोनों आ जाते हैं, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो आंसर क्या हो गया, 3/2। ये हो गया लोवेस्ट टर्म। डी पार्ट देखें, 30/75। 30 और 75। आपको ये समझ आ रहा होगा कि इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 5 है, तो 0 और 5 अगर किसी नंबर्स के लास्ट में आते हैं तो वो तो 5 के टेबल से कटते हैं, आप जानते हैं अच्छे से। तो आपको अगर 5 के टेबल से कट करना है तो 5 के टेबल से कट कर लो, वरना टेबल और भी हैं जिसमें दोनों आ जाते हैं, जैसे 15 का टेबल, 15 के टेबल में 30 भी आ जाता है, 15 के टेबल में 75 भी आ जाता है। तो अगर आपको 15 का टेबल याद नहीं आता एग्ज़ाम में, आपको याद आ रहा है कि 5 से कट होगा, तो आप 5 से कट कर लो। देखो 5 6 जा 30, 5 के टेबल में 75 डिवाइड करके देख लो यहाँ, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2, ऊपर से आया 5, 5 5 जा 25, 0, तो आंसर क्या आया 15। यानी 5 के टेबल से ये तो 6 बार कटेगा और ये कटेगा 15। अब इन्हें दोबारा चेक करो, क्या ये दोनों फिर दोबारा किसी टेबल से कट सकते हैं, कौन, 6 और 15। 3 एक ऐसा टेबल है जिससे ये दोनों कट सकते हैं। तो लोवेस्ट में करने के लिए जब तक कट हो सकता है तब तक कट करेंगे आप। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो फाइनली 2/5 हो गया आंसर। अब आ जाए लास्ट पार्ट पे, ई पार्ट पे। 144/80 काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर आपको बड़ा नंबर मिल जाए, जैसे यहाँ दिया है 144 बड़ी वैल्यू है, 80 भी बड़ी वैल्यू है, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा HCF फाइंड करो। एक ऐसा मेथड बता रहा हूँ जिससे आप ऊपर वाले पार्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इन्हें नहीं करना। जो अब मैं मेथड बताने जा रहा हूँ पार्ट नंबर ई के लिए, वो आप ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो छोटे नंबर थे तो हमें ओरली ईजिली कर लेते हम, तो उसके लिए हमें टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। ये बड़ा नंबर है तो इसके लिए वो मेथड आप यूज़ कर लें। तो क्या है वो मेथड, पहले आप HCF फाइंड करो। HCF मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइजों में पढ़ाया था। दोनों नंबर 144 और 80 का निकालते हैं HCF, 144 और 80। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल से प्राइम फैक्टर, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर दोबारा 2 से करते हैं, 2 से कट जाएगा, ये लास्ट में 2 है ना, तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचेगा इसमें 1। 2 कितने जा 6 होता है, 3 जा, तो 6 होता है, 6 को माइनस करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, वो 1 इसके साथ रख लेंगे तो 12, 2 6 जा 12। 2 के टेबल से लास्ट में 6 आ रहा है तो कर सकते हैं इसे। 2 1 जा लेंगे 2, वो 2 इसमें माइनस होगा तो 2 को माइनस करेंगे 3 में तो 1 बचेगा, वो 1 इसके साथ रख लेंगे, बचा हुआ 1, तो 1 और 6 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 80 की बारी है, लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 से होगा, 2 4 जा 8, 0 ऐसी, 2 2 जा 4, 0 ऐसी, 2 1 जा 2, 0 ऐसी, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब 144 का प्राइम फैक्टर आपने फाइंड कर लिया, 1 2 3 4, 4 बार तो 2 है और 2 बार 3 है। 80 की बारी है, 80 को लिखें 1 2 3 4, 4 बार तो 2 है और 1 टाइम 5 है,
प्राइम फैक्टर लिखने के बाद आप फाइंड कर रहे हैं HCF। अभी तक जो हम प्रीवियस पार्ट करे थे, क्वेश्चन नंबर 12 करा था, क्वेश्चन नंबर 11, उनमें हम LCM निकाल रहे थे, बट अब क्या निकाल रहे हैं, HCF। तो जब लोवेस्ट टर्म में लिखना हो ना और बड़ी बड़ी वैल्यू दे रखी हो तो आपको क्या फाइंड करना है, HCF। याद रखें, LCM नहीं, HCF। HCF में हमें वो लेना होता है जो दोनों में सेम है। देखो 2, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 बार, ये 2 भी सेम है, ये 2 भी दोनों में सेम है, ये 2 भी दोनों में सेम है, ये 2 भी दोनों में सेम है। और कुछ सेम है क्या, नहीं। ये 5 है, ऊपर तो है ही नहीं कहीं 5। तो HCF में तो बस सेम वाली वैल्यू लिखनी होती है। तो कितनी बार 2 सेम है, 4 बार 2 सेम है, 4 बार 2 इसमें भी आ रहा है, तो सेम वाले लिखने हैं बस। और HCF हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। HCF आया 16। यानी आप जो है ना इन दोनों को, किन दोनों को, 144 को और 80 को 16 के टेबल से कट करोगे। क्या करोगे, 16 के टेबल से। देखो मैंने यहाँ भी तो कटिंग करी थी ना, यहाँ पे किसके टेबल से कट करे थे, दोनों 3 के टेबल से। यहाँ पे किसके टेबल से कट करे थे, 2 के टेबल से। ऐसे ही यहाँ पे किसके टेबल से करेंगे, छोटे टेबल से ना करके डायरेक्ट 16 के टेबल से कट कर लो, पूरा पूरा एक ही बार में कट जाएगा। तो देखो 16 5 जा करोगे तो 6 5 जा 33, 5 1 जा 5, 6 7 8, तो 16 5 जा 80 होता है। यानी ये 16 के टेबल से जब कट होगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। ये 144 है, क्या है ये, 144। तो 16 के टेबल में 144 अगर आप देखेंगे, अगर आपको नहीं समझ आता ना मल्टीप्लाई करके तो डिवाइड करके कर लो। 16 से किसको करना है, 144 को। एक ही बात है, टेबल तो याद होना चाहिए आपको, 16 को इतना बड़ा टेबल नहीं है। 16 9 जा करके देख लो, 16 9 जा 9 1 जा 9 प्लस 5 14 आ गया ना। देखो तो ये भी 16 के टेबल से कट हुआ, ये भी 16 के टेबल से कितनी बार कट हुआ, ये 9 बार। अब ये कटेंगे ही नहीं, तो फाइनल आंसर हो गया 9/5। तो जब आपको बड़ी वैल्यू दी हो और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो तो आप फाइंड करना HCF, एकदम हो जाता है इससे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर इन लोवेस्ट टर्म। वो पूछ रहा है इनमें से कौन कौन लोवेस्ट टर्म है। पहला पार्ट 3/11, लोवेस्ट टर्म अभी तो करा हमने पिछले क्वेश्चन में 13 में। लोवेस्ट टर्म में क्या करते थे, सेम टेबल से ऊपर भी और नीचे भी कट करते थे। तो आप मुझे ऐसा कोई टेबल सोच लो कि जिससे 3 भी और 11 भी कट जाए, ऐसा कोई टेबल ही नहीं है। 3 किसके टेबल से कटता है, 3 तो सिर्फ 3 के टेबल से कटता है और किसी से कटता ही नहीं। और नीचे वाला 11 वो तो 3 से कटेगा ही नहीं, वो तो 3 के टेबल में आता ही नहीं। यानी ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जिससे ये दोनों कट जाएं। सो इट इज़, आप लिखोगे इट इज़ इन लोवेस्ट टर्म, ये लोवेस्ट टर्म है, ठीक है। बी पार्ट 5/20, आप इन्हें कट कर सकते हो 5 के टेबल से। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो आंसर आया 1/5, 1/4। क्वेश्चन में पूछा था क्या ये लोवेस्ट टर्म है, नो नो इट इज़ नॉट इन लोवेस्ट टर्म। क्यों हमने नो कहा, क्योंकि ये तो कट चुका भाई, पहला वाला नहीं कटा था तो ये लोवेस्ट टर्म है, बट दूसरा वाला कट गया ना, तो कट गया तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में हमें दी थी वैल्यू वो लोवेस्ट में है ही नहीं। लोवेस्ट में तो हमने बनाई, देखो बन गई लोवेस्ट में, पहले तो नहीं थी ना। तो ये इट इज़ नॉट इन लोवेस्ट टर्म हो गया, सी पार्ट। 25/36, ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जिसमें 25 भी आ जाए 36 भी। 25 तो या तो 5 के टेबल में आता है, क्या 5 के टेबल में 36 आएगा, नहीं आएगा। 35 तो आता भी है, 36 तो आता ही नहीं। 25 5 के बाद किसके टेबल में आता है, खुद 25 के टेबल में आता है। 25 1 जा 25, 25 2 जा करेंगे तो 50 होगा, 36 तो आएगा भी नहीं। तो ये क्या है, यस इट इज़ इन लोवेस्ट टर्म। क्वेश्चन में पूछा था क्या ये लोवेस्ट टर्म में है, यस इट इज़ इन लोवेस्ट टर्म। इसमें भी ऐसे लिख देना आप। डी पर आ जाओ, 40/41, 40/41, 40 और 41, 41 जो है ना वो किसी टेबल में आता ही नहीं, खुद के टेबल में आता है 41, और किसी टेबल में आता ही नहीं है। तो 41 सिर्फ 41 के टेबल में आता है, क्या ये वाला आता है 41 के टेबल में, नहीं। हमें तो ऐसा टेबल ढूंढना है जिसमें दोनों आ जाए, ऐसा कोई टेबल ही नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, यस इट इज़ इन लोवेस्ट टर्म। और अगर आपको नहीं भी समझ आता ना, क्या नहीं समझ आता कि ये दोनों किसी टेबल में आ भी रहे हैं या नहीं, तो मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में HCF फाइंड करना सिखाया था, HCF सिखाया था ना। तो आप इन दोनों का भी HCF निकाल लो।
अगर HCF 1 आएगा, कुछ आए ना सेम, अगर HCF में कुछ भी सेम ना आए तो HCF 1 होता है। 1 एक ऐसा टेबल होता है जिससे सब कट जाते हैं। तो जिसमें HCF 1 आएगा वो लोवेस्ट टर्म होंगे, ऐसा याद रख लें, ठीक है। वरना डायरेक्ट जैसे मैंने यहाँ बताया सिंपल है, एकदम देख के बता सकते हैं कि लोवेस्ट है या नहीं। ई पार्ट, लास्ट पार्ट देखो, 72/61। 61 किसी टेबल में आता ही नहीं है। अगर आप टेबल देखोगे ना, 61 ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें आता हो, ये खुद के टेबल में आता है। बट 72 तो 61 के टेबल में नहीं आता। हमें तो वो टेबल चाहिए जिसमें दोनों आते हो। 61 तो सिर्फ 61 में आता है, तो इसे भी 61 में आना चाहिए था, तभी हम इसे कट कर पाते, लेकिन ये तो आता ही नहीं। तो 61 के टेबल में दोनों नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कट ही नहीं होंगे। इट इज़ इन लोवेस्ट टर्म। क्वेश्चन में पूछा था क्या ये लोवेस्ट टर्म में है, तो यस इट इज़ इन लोवेस्ट टर्म। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।